हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज का ये वीडियो 11th अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, जहां मैं आपको विनिमय विपत्र बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताने जा रहा हूं। आज हम देखेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, और आपके कोर्स से रिलेटेड पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज अगर हम ये कहें कि पूरा व्यापार साख पर आधारित है, साख मीन्स क्रेडिट, उधार, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। साख जो है वो वर्तमान व्यापार की आत्मा है। जैसे जैसे व्यापार में साख की मात्रा बढ़ती है, उधार लेन देन अधिक होने लगते हैं, उसी के अनुपात में रिस्क भी बढ़ने लगता है। यहां देखिए, एक तरफ तो जो प्रोड्यूसर है वो चाहता है कि जैसे ही उसका माल बिका उसको पैसे मिल जाए, लेकिन व्यापारी, अब जो उत्पादक है, वो ग्राहकों को माल नहीं बेचता, वो बेचता है होलसेलर को। होलसेलर ये चाहता है कि वो माल बेचा है उसका पैसा उसे जल्दी मिल जाए। अब होलसेलर किसको माल बेचता है? होलसेलर माल बेचता है रिटेलर को, और रिटेलर कस्टमर को। तो ये लंबी प्रक्रिया होती है। अब यहां पर यह संभव नहीं है कि जैसे ही उत्पादक ने माल बेचा उसको तुरंत ही उसका पैसा वापस मिल जाए। यहां पर साख या उधार लेन देन होता है। अब यह रिस्क भी होता है कि पैसे डूब जाएंगे, और मार्केट में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि अगर एक व्यापारी ये कहता है कि नहीं, मैं केवल और केवल कैश में बिजनेस करूंगा, तो ऐसे में दूसरा कॉम्पिटिटर जो है वो उधार माल बेचकर उसके ग्राहक अपनी ओर खींच लेगा। तो दोनों तरफ की असुविधाएं हैं, दुविधाएं हैं। इनसे बचने के लिए विनिमय विपत्र जो है एक बहुत ही अच्छा और सरल माध्यम होता है। तो देखते हैं कि विनिमय विपत्र होता क्या है। विनिमय विपत्र एक प्रकार का पत्र होता है जो माल का विक्रेता खरीदने वाले के नाम पर लिखता है कि वो व्यक्ति एक निश्चित समय के बाद विपत्र में लिखे हुए पैसे का पेमेंट वापस कर देगा। उस विपत्र में लिखे हुए जो आदेश है, जो ऑर्डर है, उससे खरीदने वाला अगर संतुष्ट है तो वो अपने साइन करके उसे वापस लौटा देता है विपत्र लिखने वाले को। अब जब विपत्र लिखने वाले को वापस मिल जाता है तो वो विपत्र ऐसा होता है कि व्यापारी चाहे तो उसे बैंक से भुना सकता है। मतलब बैंक कुछ पैसा काट कर व्यापारी को उसका पैसा रिटर्न कर देती है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर दोनों ही पक्षों के लिए सुविधाजनक स्थिति हो गई। मतलब जिसने माल बेचा है वो जरूरत पड़ने पे तुरंत उसको बैंक से भुना सकता है, और जिसने माल खरीदा है उसको अब एक समय मिल गया, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का। अब इस बीच में माल बेचने वाला उससे तगादा नहीं करेगा, और जब 6 महीने का मान लो ड्यू है तो 6 महीने का समय पूरा होने के बाद जिसने माल खरीदा था वो पेमेंट कर देगा। अब पेमेंट किसको मिलेगा? बैंक को मिलेगा, क्योंकि विपत्र किसके पास है? बैंक के पास। तो ये विनिमय विपत्र का पूरा लेन देन इस तरह से चलता है, और ये जो है दोनों के लिए ही सुविधाजनक स्थिति होती है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि भाई दोनों के लिए तो ये लाभदायक है, लेकिन बैंक को इससे क्या फायदा हुआ? बैंक पैसा क्यों देगी? तो बैंक को इस बीच में जो पेमेंट का वेट करना पड़ेगा, उस वेट के बदले में उसे कुछ डिस्काउंट मिलता है। मतलब वो डिस्काउंट काट कर व्यापारी को पैसा देता है। तो वो उस बीच का जो ब्याज, समझ लीजिए उसको, इंटरेस्ट, वो बैंक अपने पास रख लेता है। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चलती है। अब हम देखते हैं कि विनिमय विपत्र होता क्या है। आपको शाब्दिक अर्थ तो समझ में आ गया, लेकिन अब परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो विनिमय विपत्र की क्या परिभाषा होती है। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम, एक पूरा कानून बनाया गया है इस प्रक्रिया के लिए। उस कानून के अनुसार विनिमय विपत्र की परिभाषा इस तरह से दी गई है। विनिमय विपत्र एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है जिसका लेखक अपने हस्ताक्षर कर एक निश्चित व्यक्ति के नाम पर यह विपत्र लिखता है, और जिसके नाम पर यह विपत्र लिखा गया है, विपत्र में उसे आदेश दिया जाता है कि विपत्र में लिखी हुई राशि का भुगतान विपत्र के लेखक को, या जिसका नाम उसमें लिखा हुआ है उस आदेशित व्यक्ति को, या विपत्र के वाहक को मांगने पर या एक निश्चित समय के बाद चुकाने का उसको आदेश दिया जाता है। और जब ऐसे आदेश को जिसके नाम पर विपत्र लिखा गया है वो स्वीकार कर लेता है, तब ये फिर विपत्र के रूप में बदल जाता है।
तो इससे देखिए, इससे हमें कुछ इसकी विशेषताएं समझ में आएंगी। विनिमय पत्र की क्या विशेषता होती है? पहली विशेषता होती है, ये एक लिखित आज्ञा पत्र होता है, रिटर्न में रहता है और ऑर्डर दिया जाता है कि इतना पैसा आपको इतने दिनों बाद पेमेंट करना है। दूसरी विशेषता, शर्त रहित, मतलब इसमें कोई कंडीशन, जो जिसके नाम पर विपत्र लिखा गया है वो इसमें कोई कंडीशन नहीं रख सकता, उसको पेमेंट करना ही है, शर्त रहित है। विशेषता होती है इसमें लेखक के और स्वीकर्ता के, स्वीकर्ता मतलब जिसने उसे एक्सेप्ट किया, दोनों के हस्ताक्षर होते हैं। लेखक भी जब लिखता है विपत्र तो वो हस्ताक्षर करता है, और जिसके नाम पर विपत्र लिखा गया है वो भी अपनी सहमति अपने साइन के रूप में उसे देता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो निश्चित होता है ना, एक समय निश्चित रहता है, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 15 दिन बाद, जो भी समय है वो समय पूर्व निर्धारित होता है। विपत्र एक निश्चित अमाउंट के लिए लिखा जाता है, फिक्स्ड अमाउंट होता है, उतना ही पैसा वो चुकाएगा, ठीक है, और उस अमाउंट का भी उसमें उल्लेख रहता है कि कितने पैसे के लिए विपत्र लिखा गया है। विनिमय विपत्र की विशेषताएं होती हैं। अब आगे हम देखते हैं विनिमय विपत्र के पक्षकार, कितने पक्ष इसमें हो सकते हैं। तो देखिए, विनिमय विपत्र में 3 पक्ष होते हैं। पहला विपत्र का लेखक को आहारता या ड्रॉवर कहते हैं, जो विपत्र लिखता है। प्रायः यह व्यक्ति कौन होता है? जो माल बेचने वाला होता है, लेनदार, क्रेडिटर्स, वो विपत्र लिखता है। किसके नाम पर? अपने डेटर से नाम पर, देनदार के नाम पर, जिसने उससे उधार माल खरीदा होगा। तो वो दूसरा पक्ष हो गया। वो क्या कहलाता है? स्वीकर्ता कहलाता है, ड्रॉवी, है ना, जिसने विपत्र को स्वीकार किया, मतलब अपने हस्ताक्षर करके वापस लेखक को लौटा देता है, वो स्वीकर्ता कहलाता है। और तीसरा पक्षकार भी एक हो सकता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आदाता या भुगतान प्राप्त करने वाला, पे। मतलब ऐसा हो सकता है कि यहां तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है। तीसरा व्यक्ति कैसे हो सकता है? एक आदमी जिसने उधार माल बेचा, दूसरा आदमी जिसने उधार माल खरीदा, ये 2 व्यक्ति हो गए, ठीक है। एक्स ने वाई को उधार माल बेचा और इसके लिए एक्स ने एक विपत्र लिखा वाई के नाम पर, वाई ने उस विपत्र को स्वीकार किया, स्वीकार करके एक्स को लौटा दिया। मान लो वो 3 माह की अवधि का था और 5,000 रुपए का था, ये कंडीशन है। अब आगे क्या हो सकता है? मान लो कि एक्स को 3 माह से पहले किसी को पैसे देने हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? वो पैसे ना देकर इसी विपत्र को वो ए को दे सकता है। ये अगर तैयार है, ठीक है, तो ए अगर तैयार है तो एक्स इस विपत्र को ए को दे देगा। अब जब 3 माह का समय पूरा होगा तो वाई किसे पेमेंट करेगा? ए को पेमेंट करेगा। तो यहां देखिए 3 लोग हो गए। एक है एक्स जो लेखक है, जिसने विपत्र लिखा, वाई स्वीकर्ता है, जिसने विपत्र स्वीकार किया था, और ए कौन है? ए प्राप्त करता है, जिसे पेमेंट मिलेगा, प्राप्त करने वाला। तो 3 पक्षकार इस तरह से होते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि विपत्र कितने प्रकार के होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि विपत्र होते कितने प्रकार के हैं। तो अलग अलग कारणों से विपत्र को बांटा गया है अलग अलग रूप में, है ना। उसको हम डिटेल से यहां देखेंगे कि कितने प्रकार के विपत्र होते हैं। लेखांकन के आधार पर, अकाउंटिंग के आधार पर अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग के आधार पर 2 प्रकार के विपत्र होते हैं, प्राप्य विपत्र और देय विपत्र। मतलब एक ऐसा विपत्र होता है, एक ऐसा बिल होता है जिसका पैसा रिसीव होगा, बिल ऑफ रिसीवल, ठीक है, उसका पेमेंट हमको मिलता है, वो क्या कहलाता है? प्राप्य विपत्र कहलाता है। प्राप्य विपत्र ऐसा विपत्र जिस विपत्र का पैसा एक निश्चित समय के बाद हमें मिलेगा, वो प्राप्य विपत्र। देय विपत्र का हमको पे करना है, पेमेंट करना है, ऐसे बिल को देय विपत्र या देय बिल कहते हैं। व्यापार में हम उधार माल खरीदते भी हैं और उधार माल बेचते भी हैं, ठीक है। तो जिस विपत्र को हमने लिखा है अपने कस्टमर के नाम पर, वो विपत्र हमारे लिए प्राप्य विपत्र है, क्योंकि उसका पैसा हमें मिलेगा। और जिस विपत्र को हमारा व्यापारी, हमसे बड़ा जो व्यापारी है, उसने हमारे नाम पे लिखा हो और हमने उसे एक्सेप्ट किया हो, वो विपत्र हमारे लिए देय विपत्र होता है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के हो गए, अकाउंटिंग के आधार पर, लेखांकन के आधार पर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2 कागज नहीं है, कागज एक ही है। वही कागज एक्स के लिए प्राप्य विपत्र होगा और वही कागज वाई के लिए देय विपत्र होगा, ठीक है। इसको उसका पैसा मिलेगा और ये उस कागज का पैसा पेमेंट करेगा।
आगे देखते हैं। अवधि के आधार पर विपत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दर्शनी विपत्र और दूसरा होता है मियादी विपत्र। दर्शनी विपत्र से तात्पर्य है ऐसा विपत्र जिसका पेमेंट हमको कब करना है, जब उसके दर्शन हो जाए। दर्शन हो जाए कहने का मतलब जब भी वो हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, ठीक है, व्यक्ति लेके आया कि भैया ये पेमेंट था आपको देना है, तब हमको उसका पेमेंट देना पड़ेगा, ये दर्शनी विपत्र कहलाता है। दूसरा विपत्र है मियादी विपत्र। मियाद मतलब एक टाइम पीरियड, ठीक है, एक समय अवधि, ये मियाद कहलाता है, जो 2 महीने का, 15 दिन का, 1 हफ्ते का या 1 साल का, जिसपे एक डेट फिक्स हो, तो वो मियादी विपत्र कहलाता है। स्थान के आधार पर विपत्र फिर से 2 प्रकार के होते हैं, देशी विपत्र और विदेशी विपत्र। देशी विपत्र कब होगा, जब विपत्र को लिखने वाला और जिसके नाम पर विपत्र लिखा गया है दोनों एक ही देश के, तो वो देशी विपत्र कहलाएगा। विदेशी विपत्र जब एक देश का आदमी दूसरे किसी देश के व्यक्ति के नाम पर विपत्र लिखे, तो वो विदेशी विपत्र कहलाता है। प्राप्तकर्ता के आधार पर विपत्र फिर से 2 प्रकार के होते हैं, एक जो वाहक को मिलता है, वाहक मतलब जिसके हाथ में विपत्र है उसको पैसा मिलेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे एक्स हो, चाहे ए हो, चाहे कोई भी हो, उसी को पैसा मिलेगा जिसके हाथ में उस दिन विपत्र रहेगा, ठीक है, ये वाहक विपत्र होता है। दूसरा विपत्र होता है आदेशित, जिसके नाम पे ऑर्डर किया गया है, मतलब विपत्र में लिखा रहेगा कि रामलाल को पेमेंट करना है, तो वो रामलाल को ही मिलेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को उसका पैसा नहीं मिलेगा। तो ये 2 प्रकार के हो गए। अंतिम जो प्रकार होता है वो होता है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर विपत्र फिर से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है व्यापारिक विपत्र और दूसरा होता है अनुग्रह विपत्र। 2 प्रकार के होते हैं, व्यापारिक विपत्र और अनुग्रह विपत्र। व्यापारिक विपत्र मतलब जिस विपत्र को लिखने का उद्देश्य व्यापारिक हो, मतलब किसी ने माल खरीदा, किसी ने बेचा और इस लेन देन के बदले में विपत्र लिखा जा रहा है, तो ऐसे विपत्र को व्यापारिक विपत्र कहेंगे। दूसरा होता है अनुग्रह विपत्र, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता भी है कि अनुग्रह विपत्र किसे कहते हैं। मैं पूरा डिटेल में आपको इसे समझाने जा रहा हूं। देखिए, राम और श्याम 2 दोस्त हैं। राम एक दिन श्याम के पास पहुंचता है और कहता है कि मेरे को 10,000 रुपए की जरूरत है, कुछ दिन के लिए दे दो, मैं कुछ दिन बाद तुम्हें ये पैसे वापस कर दूंगा। अब जब राम जो है श्याम से ये पैसा मांगता है, तो श्याम जो कि उसका दोस्त है वो चाहता है उसकी मदद करे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। श्याम के पास इतने पैसे नहीं है कि वो राम की मदद कर सके। श्याम को मालूम है कि कुछ दिन बाद ये पैसा वापस कर देगा, लेकिन वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं। अब ऐसे में वो एक उपाय अपनाते हैं, एक तरकीब निकालते हैं और श्याम राम को कहता है कि एक काम करो, तुम मेरे नाम पे एक विपत्र लिखो, ठीक है। अब राम जो है श्याम के नाम पे एक विपत्र लिखता है कि 3 महीने बाद, ठीक है, 3 महीने बाद 10,000 रुपए श्याम राम को देगा, ठीक। कोई लेन देन नहीं हुआ था, केवल ये विपत्र राम ने श्याम के नाम पर लिखा कि श्याम जो है 3 महीने के बाद राम को 10,000 रुपए देगा, ऐसा एक विपत्र लिखा राम ने, और श्याम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और हस्ताक्षर करके उस विपत्र को राम को लौटा दिया। अब राम को वो विपत्र मिला, राम गया सीधे अपने बैंक और बैंक में उस विपत्र को जमा किया। बैंक ने मान लेते हैं कि 9,500 रुपए राम को पेमेंट कर दिया, 500 अपना कमीशन काट लिया मान लेते हैं, ठीक। तो अब क्या हो गया, राम का काम चल गया। उसको 10,000 की जरूरत थी, 500 कम मिले कोई बात नहीं, वो 500 एडजस्ट करके अपना काम निकाल लिया। 3 महीने बाद, 3 महीने का समय था, 3 महीना जब पूरा हुआ, 3 महीने के बाद राम के पास कहीं से पैसे आए, राम गया बैंक और बैंक में 3 महीने के बाद पैसा जमा करा दिया, 10,000 रुपया। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर उनके बीच में कोई लेन देन नहीं हुआ था, किसी ने माल नहीं खरीदा था, किसी ने माल उधार बेचा नहीं था, केवल एक दूसरे की सहायता के उद्देश्य से उन्होंने विपत्र लिखा और उस विपत्र को बैंक से भुनाकर समय पर पैसे प्राप्त किए और अपना काम निकाल लिया। तो इस तरह का जो विपत्र होता है वो अनुग्रह विपत्र कहलाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है ये पूरा विनिमय विपत्र के इतने प्रकार होते हैं। अंतिम में अगर हम देखें तो कुल मिलाकर विपत्र 2 ही प्रकार के होते हैं, प्राप्य विपत्र और देय विपत्र। चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, चाहे वो अनुग्रह हो या व्यापारिक हो, चाहे वो प्राप्तकर्ता को मिले या उसमें आदेशित व्यक्ति को मिले, कुल मिलाकर विपत्र 2 ही प्रकार का होता है, प्राप्य विपत्र और देय विपत्र। प्राप्य विपत्र का पैसा मिलता है, देय विपत्र का पैसा देना पड़ता है।
तो ये जो है विपत्र की पूरी कहानी है। उम्मीद करता हूं ये आपको पूरे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।